अगर आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आपसे पूछूं आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंजीनियर। जो सुंदर पिचाई सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है, लेकिन एक बड़े स्कैंडल में देश फंसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसे बेहतर की जाए, क्योंकि हाल ही में वार्षिक स्थिति रिपोर्ट आई है 2022, जिसके अनुसार 16 वर्षों में पहली बार नामांकन में जो एडमिशन होते हैं तीव्र वृद्धि देखी गई है, जबकि बच्चों की बुनियादी साक्षरता जो हमारी बेसिक लिटरेसी होती है में स्तर में बड़ी गिरावट आई है, जहां उन्हें पढ़ने की क्षमता, रीडिंग एबिलिटी की और अंक कौशल की तुलना में बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। वर्ष 2000 के पूर्व के स्तर तक गिर रही थी। कई राज्यों के सरकारी स्कूलों में मुख्य रूप से कमजोर सामाजिक समूह के बच्चे पढ़ते हैं और बालिकाओं को शिक्षा के प्राय आगे उनके विवाह के लिए एक उपयोगी औपचारिकता की तरह देखा जाता है। वित्तीय पोषण संबंध बाधा को दूर करने के अलावा स्कूल में प्रशासन सुधार लाने और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो हमारी व्यवस्था जीर्ण व शीर्ण हुई है, उस सुविधाओं का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। जैसा कि एसआर 2022 पुष्टि करता है कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जाने की आयु के सभी बालक और बालिकाएं पुनः स्कूल जाने लगी हैं, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली उन्हें विफल कर रही है। कुछ प्रयासों की ज़रूरत है जिससे बच्चों के लिए सीखने लर्निंग की आकर्षक बनाया जा सके, जबकि सर्व शिक्षा अभियान एक अन्य उत्तरती प्रयासों के साथ अपूर्ति पक्ष में स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया। स्कूलों में लर्निंग और पुनर्कल्पना और जीवंतता की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों के कार्यकाल से संबंधित प्रमुख समस्या क्या है, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वह बदतर अवसंरचना। कई सरकारी स्कूलों में उपयुक्त कक्षा भवनों, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय और खेल के मैदान जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ये छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यदि बात की जाए कि जो हमारे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, सरकारी स्कूलों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां सुप्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों का अभाव है। इसका परिणाम है कि शिक्षा की खराब गुणवत्ता और छात्रों में उत्साह की कमी। जो हमारा सिलेबस है पुराना हो चुका है। कई सरकारी स्कूलों द्वारा प्रयुक्त पाठ्यक्रम पुराना पड़ चुका है और वर्तमान रोजगार बाजार में प्रासंगिक कौशल प्रदान नहीं करता। इससे विद्यार्थियों के लिए आगे रोजगार की कमी स्थिति बनती है। अपर्याप्त वित्तीय पोषण। कई सरकारी स्कूल अपर्याप्त वित्तीय पोषण से पीड़ित हैं, जहां बुनियादी सुविधा प्रदान करने और सुयोग्य शिक्षकों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर उत्तरदायित्व की कमी है। सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों के बीच प्राय उत्तरदायित्व की कमी देखी जाती है। ये शिक्षा की खराब गुणवत्ता और छात्रों में प्रेरणा की कमी जैसे परिणाम उत्पन्न करता है। असंगत शिक्षक छात्र अनुपात। सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात प्राय निम्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक छात्र पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1.2 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में मात्र एक शिक्षक उपलब्ध है। एक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 अपनी अनुसूची में प्राथमिक और उच्च दोनों तरह के स्कूलों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर को निर्धारित करता है। इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर पीटीआर 30:1 है और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होना चाहिए। भारतीय शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है और उससे संबंधित क्या विधियां हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है। डीपीएसपी के अनुच्छेद 39F और 45 में राज्य द्वारा वित्तीय पोषण के साथ समान एवं सुलभ शिक्षा का प्रावधान मौजूद है। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य की सूची से सामर्थ्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्र सरकारी शिक्षा नीतियां एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इसके अनुपालन की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रिभाषा फॉर्मूले का पालन नहीं करता। वर्ष 2002 में 86वें संविधान ने
जो हमारे 86वां संविधान संशोधन हुआ था, शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक परिवर्तनीय प्रावधान बना दिया। संविधान का अनुच्छेद 21A राज्यों के लिए 6 से 14 वर्षों की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बाध्यकारी बनाता है। और इससे संबंधित क्या विधियां हैं? जो हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार रूप में लागू करना है। ये समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा हमारी अदर गवर्नमेंट्स पहले क्या है? सबसे पहला सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, प्रज्ञाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM श्री स्कूल आदि प्रमुख पहले हैं। इसके अलावा हमारे आगे की राह क्या हो? धन के साथ स्थानीय सरकार को उत्तरदायित्व बनाना, अर्थात जो हमारी स्थानीय सरकारें और महिला समूह को धन एवं कार्यकारी के साथ प्राथमिक विद्यालयों की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उन्हें किसी रिक्ति को युक्तिसंगत तरीके से भरने या शिक्षा पात्रता की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सामुदायिक स्वयंसेवक को नियुक्ति कर सकने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। बुनियादी लर्निंग और समर्थन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हस्तांतरित धन पर्याप्त होना चाहिए। स्कूल एक सरकारी संस्था होने के बजाय एक सामुदायिक संस्थान में परिणत हो, जो स्वैच्छिक दान को आकर्षित कर सकता है और स्वास्थ्य सीखने के प्रतिफलों लर्निंग आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए गैजेट्स की सहायता से ले सकता है। शिक्षा प्रशिक्षण सभी शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों ब्लॉक एवं क्लस्टर, राज्य जिला रिसोर्स पर्सन को गैजेट्स एवं पाठ्यक्रम सामग्री उपयोग में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो लर्निंग को सुगम बना सके। ऑनलाइन पाठ्य प्रदान करने के लिए प्रत्येक जो हमारी क्लासेस होते हैं, एक बड़ा टीवी और एक अच्छा साउंड सिस्टम होना चाहिए, जो कक्षा शिक्षा को पूरा प्रदान कर सके। सेल्फ हेल्प समूहों का उपयोग करना चाहिए, जो मिड डे मील की जिम्मेदारी है ग्राम स्तर के स्वयं सहायता समूह की महिला को सौंपी जानी चाहिए। पंचायत और स्कूल प्रबंधन समिति इसमें स्वयं सहायता समूह की पर्यवेक्षक होंगे। जो मिड डे मील में शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और शिक्षण कार्य तक सीमित हो। सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास करना, सार्वजनिक पुस्तकालय को विकसित किया जाना चाहिए, जहां गांव के युवा अध्ययन कर सकें और नौकरी एवं अच्छे संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयारी कर सकें। ऐसे समुदाय संस्थान स्वयंसेवकों को भी आकर्षित करेंगे। कर्नाटक ने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय को सबल करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया और इससे स्कूल लर्निंग आउटकम के लाभ भी प्राप्त हुए। नवोन्मेषी विधियों का उपयोग करना चाहिए, जो लर्निंग के लिए साउंड बॉक्स, वीडियो फिल्म, प्लेवे लर्निंग आइटम, इंडोर एवं आउटडोर खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि का उपयोग किया जा सकता है। एकीकृत बाल सेवाओं की समर्थन से आरंभिक बाल्यावस्था में खिलौने पर आधारित शिक्षा भी शुरू की जा सकती है। यदि बात की जाए कि नई शिक्षा नीति 2022 जीवन में इस महत्वपूर्ण प्रारंभिक शुरुआत को सुनिश्चित करने के लिए 3 से 8 वर्ष की आयु तक निरंतरता को अनिवार्य करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में देखा जाए कि स्कूल के नेतृत्व को पोषण चुनौती के लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि समितियों की अधिक संख्या ठोस प्रयासों को कमजोर कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के हित का उत्तरदायित्व आंगनबाड़ी सेविका, आशा, ANMS और पंचायत सचिवों जैसे कार्यकारी को सौंपा जाए। प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन और सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए स्थानीय सरकार के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण है। यदि बात की जाए कि सामुदायिक अभियानों को बढ़ावा देना, सामुदायिक अभियानों और माता पिता के साथ नियमित स्कूल स्तरीय संवादों का आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चों की देखभाल और लर्निंग को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को हर घर के साथ संबंध निर्माण करना चाहिए। वाचिक एवं लिखित साक्षरता, अंक ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए निपुण भारत मिशन को संपूर्ण साक्षरता अभियान की तरह एक जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो आपकी क्या राय है कमेंट्स में प्लीज़ बताएं। थैंक यू।